हेलो फ्रेंड्स, पीटीटी 2022 बीएड 2 ईयर डिग्री कोर्स अथवा बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 1 मार्च से स्टार्ट होने हैं। आज 26 फरवरी 2022 को न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति आ चुकी है। पीटीटी 2022 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pttraj2022.com और pttraj2022.org है। इसके अलावा किसी भी अदर वेबसाइट पर दी गई किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक ना माने। ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आपको सारा प्रोसेस करना होता है। पीटीटी 2022 के एंट्रेंस एग्जाम और एडमिशन प्रोसेस के लिए जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा प्रोसेस स्टार्ट किया जा चुका है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स पर हमने गाइडलाइंस नोटिफिकेशंस अपलोड कर दिए हैं। फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कैंडिडेट के लिए ये जानना जरूरी होता है कि वो एलिजिबल भी है या नहीं, और ये कैंडिडेट को खुद ही एलिजिबिलिटी अपनी चेक करनी होती है। अदरवाइज आप पूरा प्रोसेस कर लें और उसके बाद में जब एडमिशन का वक्त आए और किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलर स्कोर मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके यदि एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपके लिए सारा प्रोसेस किया हुआ जो इंडिविजुअल कैंडिडेट के द्वारा होता है वो वेस्ट जाता है। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज होती है कि कैंडिडेट जनरल गाइडलाइंस को एक बार ध्यान से देख लें। वेबसाइट पर डाल रखी है पूरी गाइडलाइन, जिसको सामान्य दिशा निर्देशिका के नाम से, जिसके अंदर पूरी इंस्ट्रक्शन पूरी डिटेल दे रखी है कि कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा और कितने % रिजर्वेशन प्रोसेस है, किसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा, ये सारी डिटेल्स गाइडलाइन के अंदर दे रखी है। जनरली हम बात करें 2 ईयर बीएड डिग्री कोर्स के लिए तो जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना जरूरी है। यदि किसी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन के बेस पे नहीं बन पाती है तो पोस्ट ग्रेजुएशन यदि उसने कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी, बट उसका किया हुआ होना चाहिए। यदि वो उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, भर भी देगा और बाद में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे करके यदि फॉर्म भरता है तो उसका एडमिशन बाद में भी कैंसिल हो सकता है। तो ये स्टूडेंट को खास ख्याल रखना होता है कैंडिडेट को कि वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ले अच्छे से। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट्स, फिजिकल हैंडीकैप्स, डाइवोर्स विडो जो कैंडिडेट्स होते हैं, इसके अलावा OBC MBC कैंडिडेट्स के लिए 45% ग्रेजुएशन में, एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं कर रहे हम यहाँ एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है 2 ईयर के लिए और 4 ईयर के लिए 12th और इक्विवेलेंट है। परसेंटेज की एलिजिबिलिटी दोनों के लिए सेम है। ये परसेंटेज की एलिजिबिलिटी आपके क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए है, एंट्रेंस एग्जाम का इसमें नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम तो जो है कैंडिडेट एग्जाम देगा उसकी कोई अलग से कट ऑफ नहीं होती है। जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उन सबका अगले प्रोसेस के लिए 5000 रुपीज जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है चॉइस फिलिंग के लिए, वो सारा प्रोसेस करना होता है। बट बेसिक एलिजिबिलिटी 50 और 45 जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम के अकॉर्डिंग है। तो गाइडलाइन पूरी वेबसाइट पर डाल रखी है, जिसको कैंडिडेट को देखना जरूरी है, उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा
2 ईयर डिग्री कोर्स वाले क्योंकि ग्रेजुएशन BA BSc BCom किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको बीएड के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं कि सिविक्स कौन ले सकता है, होम साइंस कौन ले सकता है, जनरल साइंस कौन पढ़ सकता है, वो सारी चीजें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के अंदर दे रखी हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे सिविक्स के लिए कौन ले सकता है इसको टीचिंग सब्जेक्ट के लिए। सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए आपने स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई एक विषय पढ़ा हो तो ही आप सिविक्स का चयन कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी तरीके से सोशल स्टडी टीचिंग सब्जेक्ट यदि किसी को लेना है तो यहाँ कुछ लिस्ट दे रखी है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको क्वालिफाइंग एग्जाम यानी ग्रेजुएशन के अंदर किए हुए होने चाहिए। ये 2 में से, इन 8 की लिस्ट में से कोई 2 लिए हैं तो ही आप सोशल स्टडी ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। इसी तरीके से हम बात करें साइंस की बात, तो साइंस के टीचिंग सब्जेक्ट जो है होम साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दे रखी हैं। इसके अलावा जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट यदि चयन करना है तो आपके पास स्नातक के अंदर निम्न में से जो भी 2 विषय दिए हैं इन होने चाहिए आपके पास। जनरल साइंस के लिए जैसे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के साथ में बॉटनी हो या जूलॉजी हो, अदरवाइज आप जनरल साइंस नहीं ले सकते। इसके अलावा BSc होम साइंस किसी ने है तो वो भी कैंडिडेट होम साइंस या जनरल साइंस ले सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर ले रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट में केवल जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, बुक कीपिंग और कॉमर्स प्रैक्टिस, तो ये कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स को इनमें से ही 2 लेने होते हैं जिनके अंदर बीएड करवाया जाता है। तो ये तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। फॉर्म भरे जाने से पहले आप ये भी सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में आपके क्वालिफाइंग एग्जाम के अकॉर्डिंग बीएड करना है। जनरल गाइडलाइन दे रखी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, प्रेस नोटिफिकेशन दे रखा है, टाइम समय समय पर आपको यहाँ पर और भी प्रेस नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट से दी गई इन्फॉर्मेशन को ही आप ऑथेंटिक माने। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर यदि कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसको आप ऑथेंटिक ना मानिएगा जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन ना आए। 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तब इस वेबसाइट पर आपके सामने हेल्पलाइन नंबर्स भी दर्शा दिए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमने ऑफिशियल ईमेल आईडी भी डाल रखा है, jnvptt2022@gmail.com विथ एड्रेस ऑफिस का। तो ये ऑफिशियल एड्रेस है। अब हम शुरू करते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फॉर्म भरे जाने के लिए यहाँ पर 2 हैं लिंक। आप 2 ईयर डिग्री कोर्स करना चाहते हैं यदि आप एलिजिबल हैं और 2 ईयर के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। इंटीग्रेटेड कोर्स 4 ईयर के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी 10+2 है। 2 ईयर डिग्री कोर्स के लिए आपको यहाँ राइट साइड पे एक लिंक दे रखा है, क्लिक हेयर फॉर बीएड 2 ईयर कोर्स पे क्लिक करना है, और 4 ईयर के लिए क्लिक हेयर फॉर BA/BSc बीएड कोर्स के लिए क्लिक करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म भरना है। तो इस वीडियो के अंदर हम 2 ईयर डिग्री कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि 2 ईयर डिग्री कोर्स कैसे फॉर्म भरा जाएगा। हमने यहाँ क्लिक किया, क्लिक हेयर फॉर BA 2 ईयर डिग्री कोर्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 लिंक मिलेंगे, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, चेक चालान, ट्रांजैक्शन स्टेटस और रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहला प्रोसेस फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ही रहेगा हमेशा। पूरा फॉर्म भरने के बाद में
कैंडिडेट से फीस ली जाएगी, जो कि ऑनलाइन माध्यम से या ई मित्रा कियोस्क पर जाकर के फॉर्म भर के जमा करवाई जा सकती है फीस। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और उसका रियल टाइम सक्सेस नहीं होता है, तो उस केस में जो चालान नंबर बन के आया है उसको चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस पर क्लिक करके अपना चालान नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे चालान नंबर मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, ये दोनों मैच होते हैं और यदि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस है तो आपको सक्सेस की रिसिप्ट मिल जाती है, अदरवाइज आपको फेलियर की ही मिलेगी। और यदि आपकी फीस जमा हो जाती है तो आपके पास रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक रहेगा। जब तक फीस वेरीफाई नहीं होती है तब तक फॉर्म रीप्रिंट नहीं हो पाएगा। इसलिए फीस जमा कराने के बाद यदि आपका ट्रांजैक्शन आपके खाते से कट गया है तो चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस पाके आप चेक कर लीजिए। जनरली 2 से 3 घंटे में ट्रांजैक्शन किसी भी लेवल पे यदि फेलियर रहता है तो 3 से 4 घंटे में वापस सक्सेस हो जाता है। और यदि फिर भी नहीं होता है तो बेहतर यह है कि दूसरा ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हुआ और आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रह गए तो ऐसे में आप एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी। तो हम शुरू करते हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म से। क्लिक करेंगे इस फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर। सबसे पहले कैंडिडेट्स का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर नाम लिखते हैं हम इसके अंदर, हमने इसके अंदर कैंडिडेट का नाम लिखा, फादर्स नेम, जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी होगी, सही से कैंडिडेट अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेगा। यहाँ पर हमने डेमो लिंक के लिए एक ऑप्शन दे रखा है, यदि कोई और मीडियम इसमें ऐड होता है तो पेमेंट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपसे मदर नेम, डेट और कैंडिडेट के फोटो, साइन और थंब मांगा जाएगा जो कैंडिडेट को अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर और जो थंब है इसकी साइज हमने यहाँ स्पेसिफाई कर रखी है। इस साइज के अकॉर्डिंग ही और प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। कैंडिडेट का फेस जो है फोटो के अंदर 75% फेस दिखाई देना चाहिए। क्लियर फोटो हो, कलर फोटो अपलोड करनी है। ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके अपलोड करने हैं, क्योंकि यदि आप ब्लू से करते हैं या किसी रेड या ग्रीन से करते हैं तो जब उसका प्रिंट निकालते हैं तो और भी लाइट हो जाता है, इसलिए बेहतर है कि आप ब्लैक से करें। हमने यहाँ से ब्राउज करके फोटो अपलोड किया। सिग्नेचर यहाँ से हमने अपलोड किया और ब्राउज करके थंब अपलोड करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे जो भी आपने अपलोड किया है फोटो, सिग्नेचर और थंब आपको दिखाई दे जाएगा। यदि किसी कैंडिडेट ने कोई गलत अपलोड कर दिया है तो यहाँ से अपलोड ऑब्लिक चेंज फोटो और सिग्नेचर पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़ेंगे। ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 के अंदर हम देख रहे हैं जो डिटेल अभी तक हमने भरी है वो सारी हमारे सामने आ चुकी है। कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो डिटेल को आप अपनी ध्यान से देखते रहें, कहीं भी आपको गलती हो तो उसको हाथों सही करें, क्योंकि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपका एडमिशन में आगे जाके दिक्कत कर सकती है। यहाँ से कैंडिडेट का जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस कैंडिडेट का मान लीजिए हमने यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से मेरे फीमेल लिया, ठीक है,
फीमेल लेने के बाद में हमने मैरिटल स्टेटस यहाँ से मैरिड ले लिया, मैरिड लिया तो यहाँ पर हस्बैंड नेम लिखना जरूरी है। और यदि आप अनमैरिड लेते हैं तो ये डिटेल लिखना जरूरी नहीं होता, हमने क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पहले ही सिलेक्ट करा ली थी। अब यहाँ आता है स्टेट ऑफ बोनाफाइड। याद रखिएगा, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट उसी को ही मिल सकता है जो कि राजस्थान का मूल निवासी हो। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट एसटी है और बाहर से है, फॉर एग्जाम्पल एमपी से है या हरियाणा से है या गुजरात से है, वो इस फॉर्म को भरना चाहता है तो वो कैटेगरी जनरल ही ले सकेगा और उसको किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट ओनली एंड ओनली फॉर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। यहाँ से मान लीजिए हमने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने बांसवाड़ा लिया, क्योंकि बांसवाड़ा हम इसलिए ले रहे हैं कि इसका आगे हम एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे कोई कैंडिडेट मान लीजिए टीएसपी है, टाडा एरिया से है, तो हमें पता है कि टीएसपी के लिए 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बता रखे हैं उन्हीं के कैंडिडेट्स को ही उसका बेनिफिट मिलता है। या इसी तरीके से कोई कैंडिडेट शहरिया है तो शहरिया केवल 12 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट ही हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है। मान लीजिए आप यहाँ से अजमेर ले लिया, ओके, और यहाँ से हम कैटेगरी एसटी ले ली। एसटी लेने के बाद में हम यहाँ पर यदि ये सिलेक्ट करेंगे तो टाडा एरिया इज नॉट एप्लीकेबल टू योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेनिफिट रेजिडेंस, तो आप इसको नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो ऐसे में आपको यदि कोई कैंडिडेट बांसवाड़ा का है या डूंगरपुर का है या प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, तो ही और टाडा एरिया को सिलेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से कोई कैंडिडेट 12 से है और वो शहरिया है तो ही वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएगा। कैटेगरी के अंदर हम देख रहे हैं जनरल, AWS, ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी, SC, ST। कैंडिडेट की जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेगा। और यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दें कि जब कॉलेज अलॉटमेंट होता है और जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो जो भी आपके रिजर्वेशन कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट के अभाव में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। या मान लीजिए पहले आपका सिलेक्शन जनरल मेरिट पे हुआ है, आपने अपवर्ड मूवमेंट आगे बताएंगे जब रिपोर्टिंग कॉलेज चॉइस फिलिंग का वक्त आएगा, एक अपवर्ड प्रोसेस होता है, तो उसमें आपको आपके रिजर्वेशन कैटेगरी में मान लीजिए बेटर चॉइस मिल जाती है, बट आपका यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कॉलेज आपका एडमिशन नहीं करेगा, क्योंकि जिस भी कैटेगरी में आपने एडमिशन लेने जा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं। AWS और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है या एमबीसी का सर्टिफिकेट है, ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है। किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए या 6 महीने के लिए जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है वो आप सेलेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरेंगे। इसलिए ये खास ख्याल रखें कि बेहतर यह है कि सर्टिफिकेट आपके पास पहले से बना हुआ हो। यदि कोई सर्टिफिकेट 1 ईयर के लिए वैलिड है तो बेहतर यह है कि आप अभी से उसको बना के रख लें, ताकि जब आपका एडमिशन हो तो आप उसको आप रिप्रेजेंट कर पाएं और आपका एडमिशन सुनिश्चित हो सके। हमने यहाँ से एसटी ले लिया या आपने यहाँ से जनरल ले लिया, जो भी आप लेना चाहें। यहाँ पर एक ऑप्शन माइनॉरिटी का है, जो को कैंडिडेट माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी का उसका टाइप सेलेक्ट करना होगा। यह इसलिए जरूरी है कि बीएड में कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें माइनॉरिटी के लिए अलग से सीट्स रिजर्व होती हैं, तो
उन सीट्स, रिजर्व सीट्स के लिए माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है माइनॉरिटी का। इसलिए जिसके पास भी सर्टिफिकेट अवेलेबल हो वो ही इस ऑप्शन को यस करे, या उसको यह हो कि ठीक है उसका जल्दी ही सर्टिफिकेट बन सकता है, तो इन ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज आप नो करें, जो भी आपके पास ऑप्शन है, जो भी सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरें। हमने यहाँ से एसटी ले लिया, एसटी लिया तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन आ गया टाटा का। मान लीजिए यहाँ से हमने शहरिया ले लिया, तो डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट केवल शहरिया ले सकते हैं, आप इसको नहीं ले सकते, सिस्टम ने रोक दिया। आपको यहाँ से दिखे तो आप टाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। फीमेल के केस में यहाँ पर 2-3 ऑप्शन और आते हैं डाइवोर्स विडो के। तो यदि कोई कैंडिडेट डाइवोर्स है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यदि विडो है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते, यदि आप लेते हैं तो सिस्टम रोक देगा। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल और देयर वार्ड गाइडलाइन के अंदर क्लियर दे रखा है कि एक्स सर्विसमैन डिफेंस पर्सनल के लिए किन को बेनिफिट मिल सकता है, किन के लिए ये ऑप्शन नहीं है। इसलिए कृपया ये ऑप्शन यस करने से पहले गाइडलाइन ध्यान से देख लें। सभी एक्स सर्विसमैन या सभी डिफेंस फोर्सेस को ये बेनिफिट नहीं मिलता है, किनको मिलता है किनको नहीं मिलता है, इसके लिए आप गाइडलाइन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है अंडरलाइन करके कि इन आर्म फोर्सेस के, इन फोर्सेस वाले जो हैं उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा आगे ऑप्शन है दिव्यांगजन के लिए, इसको आप यस या नो जिसके ऊपर जो एप्लीकेबल होता है वो करेंगे, लेकिन इसका भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अभाव में भी आपका एडमिशन, यदि कोई कैंडिडेट यस करता है और एटलीस्ट 40% होना चाहिए, और उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट जो भी अथॉरिटी इशू करती है उसके पास होना चाहिए। मान लीजिए हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आगे आता है एड्रेस। एड्रेस बहुत ध्यानपूर्वक भरिए। परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, के कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं या करते रहते हैं, बट परमानेंट एड्रेस उसका जो भी है वो सावधानी पूर्वक उसको भरना होगा। जो भी उसका एड्रेस है वो सावधानी पूर्वक यहाँ भरेंगे। पोस्ट ऑफिस और जो भी स्टेट है, और उस स्टेट के जितने भी जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट है, जरूरी नहीं है कि उसका होम डिस्ट्रिक्ट जो उसका बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट है वही उसका एड्रेस डिस्ट्रिक्ट हो। पिन कोड जरूर भरें। इसके साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल भरी है। इसके अंदर आप जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिएगा, और उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपका जो भी एड्रेस है वो आप ले लेंगे यहाँ से। ये डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस जो है अलग हो सकते हैं, जिसके सेम हो सेम भरेंगे, बाकी जिसका अलग है तो अलग ही फिल करेगा। ईमेल एड्रेस कैंडिडेट अपना ही भरे, और खासकर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर कैंडिडेट को सावधानी पूर्वक भरना है। और मोबाइल नंबर वो भरें जो जब तक भी पीटीटी की या एंट्रेंस की एक्टिविटी चल रही है तब तक वो मोबाइल वैलिड रहे। भविष्य में किसी भी तरह की कोई सूचना, जैसे कि सेंटर की डिटेल है, रोल नंबर है, या भविष्य में जब चॉइस फिलिंग का वक्त आएगा तो पासवर्ड है, अलॉटेड कॉलेज की डिटेल, रिपोर्टिंग की डिटेल, यानी जिस किसी भी टाइप के जो भी इंफॉर्मेशन है वो मोबाइल के द्वारा ही दी जाएगी अथवा वेबसाइट पर डलेगी, तो मोबाइल नंबर वैलिड ही लिखिएगा। और कैंडिडेट का खुद का होना चाहिए, किसी
साइबर कैफे वाले का या केवल ई मित्र वाले का मत डलवा लें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगी और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे में दिक्कत होगी। आपको इन्फॉर्मेशन का अभाव में आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में मेन यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है 2 ईयर डिग्री कोर्स वालों के लिए, बीएड के लिए, कि आप फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन क्या था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। जैसे ही हमने यहाँ से आर्ट्स सेलेक्ट किया, यहाँ डिटेल दिख जाएगी कि सोशल स्टडीज के लिए क्या होना चाहिए। एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, एडमिन है, इकोनॉमिक जियोग्राफी। और सिविक्स के लिए एनी सब्जेक्ट पॉल साइंस और पब्लिक एड। यदि आप यहाँ से साइंस सेलेक्ट करते हैं तो साइंस, यदि आप टीचिंग सब्जेक्ट जनरल साइंस लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री, और इसके अलावा इन 3 में से एक, अथवा होम साइंस यदि किसी को लेनी है या जनरल साइंस लेनी है तो बीएससी इन होम साइंस होना चाहिए। जनरल साइंस या फिर बायोलॉजी लेना है तो एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो जिसका जो भी है वो कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगा। साथ में यहाँ से ग्रेजुएशन की क्लास सेलेक्ट करवाई जाएगी। यहाँ से आपकी जो भी क्लास है वो आप सिलेक्ट करें। बीएससी होम साइंस है, ऑनर्स है, एग्रीकल्चर है। और यदि आप यहाँ से कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स के जो भी आपके 2 सब्जेक्ट उनकी डिटेल आएगी। और यहाँ पर कुछ और भी डिटेल हमने दिखाई है, जैसे कि बीबीए, बीलिब है, बीएलएलबी है। ये वो कैंडिडेट हैं या अदर प्रोफेशनल कोर्स है जो बीएड नहीं कर सकते। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आप एलिजिबल नहीं है, ये मैसेज मिलेगा। ये यहाँ पर इसलिए डाला है कि क्यूरी आती है कैंडिडेट्स की, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। वो वहां पर ऑप्शन दिखाने के लिए केवल इसको डाला गया है। ये कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते। ये क्लियर रहना चाहिए कि कोई भी बीटेक किया या बीबीए या बीएससी बायोटेक जो है वो बीएड नहीं कर सकते। अब बीएड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नियम यह है कि कोई से 2 सब्जेक्ट लगातार 2 साल पढ़े हुए होने चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप टीचिंग कराना चाहते हैं, टीचिंग सब्जेक्ट जो भी लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वो लगातार आपको 2 सब्जेक्ट 2 साल तक पढ़े हुए होने चाहिए। बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में हर एक सेमेस्टर कह लें या हर एक ईयर में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। केवल जनरल कोर्सेज ही हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, जिसमें वही सब्जेक्ट लगातार चलते हैं। या पीजी को करता है कैंडिडेट, डबल पीजी कर लेता, सिंगल नहीं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट था, उसने बीटेक कर लिया। बीटेक करने वाला तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसने किसी भी तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई पीजी की ऐसी डिग्री 2 बार कर ली। फॉर एग्जांपल 2 बार एमएससी कर लिया, एक बार उसने एमएससी मैथमेटिक्स कर लिया, एक बार उसने एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी जो भी बायो जो भी है वो कर लिया। तो क्योंकि उसे डबल पीजी हो गया तो उसने 2 सब्जेक्ट लगातार 2 साल उसने पढ़ लिया, तो वो एलिजिबल हो जाता है। अदरवाइज बीटेक वालों में हर साल सब्जेक्ट चेंज होते हैं हर सेमेस्टर में, तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं। इसलिए पीजी कैंडिडेट यदि उसने डबल पीजी कर लिया, डबल एमएससी कर लिया या कोई बीएड डबल एमए जिस पे भी उसका बनता हो, तो वो एलिजिबल हो जाता है। अभी हम बीए लेकर के फॉर्म भरते हैं। यहाँ सब्जेक्ट स्टडीड जो उसने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, क्योंकि टीचिंग सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। एक हमने यहाँ से हिस्ट्री ले लिया, दूसरा सब्जेक्ट हमने यहाँ से मान लीजिए ज्योग्राफी ले लिया, और तीसरा कोई सा भी पब्लिक एड या पॉलिटिकल साइंस हमने यहाँ से ले लिया। इसके अलावा कुछ केस में ऐसा होता है कि कैंडिडेट की परसेंटेज ग्रेजुएशन में कम है बट उसने पीजी कर लिया है, पीजी के बेस पर उसकी एलिजिबिलिटी बन रही है। देखिए
पीजी केवल आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड कर रहा है, बेसिक क्वालिफाइंग एग्जाम आपका ग्रेजुएशन ही कहलाएगा। तो यदि 50% या जो भी आपके 45% कैंडिडेट के लिए मिनिमम चाहिए, वो उसके यूजी से ना बन के पीजी से है, तो वो पीजी की डिटेल भी भरेगा। अब मान लो कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो पीजी के बेस पे टीचिंग सब्जेक्ट बनाना चाहता है, कि मान लीजिए हमने कहा कि 2 सब्जेक्ट उसके पढ़े हुए हों, तो एक सब्जेक्ट तो उसने यूजी में पढ़ लिया और दूसरा उसने पीजी में 2 साल लगा के पढ़ लिया, तो वो पीजी सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा, पीजी का जो भी सब्जेक्ट है वो ले लेगा। अब ये तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हो गए। अब यहाँ आते हैं टीचिंग सब्जेक्ट्स, जो कि इनके कॉम्बिनेशन से बनने हैं। कैंडिडेट ये सावधानी पूर्वक देखे, जिस भी सब्जेक्ट में उसको बीएड करना है वही सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करें। यहाँ से मान लीजिए हमने सोशल स्टडी ले लिया, और दूसरा उसका सब्जेक्ट, दूसरा जो भी सब्जेक्ट लेगा वो उसके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मान लीजिए हमने हिस्ट्री ले लिया, सभी कैंडिडेट्स के लिए 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेना जरूरी है। ग्रेजुएशन के तो उसके जो सब्जेक्ट हैं जो भी हैं वो रहेंगे, जैसे बीकॉम कैंडिडेट हैं तो बीकॉम वाले के लिए तो 2 ही होंगे, कॉमर्स प्रैक्टिस और बुक कीपिंग, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए जनरली 3 सब्जेक्ट रहते हैं। बट टीचिंग सब्जेक्ट सभी के लिए कम से कम 2 लेना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने एक तो सोशल स्टडी ले लिया। सोशल स्टडी कैसे बना, हमने एक हिस्ट्री ले लिया, एक ज्योग्राफी ले लिया। आप यहाँ देख सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यह हिस्ट्री है और यह हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी है। इसके बेस पे मेरा सोशल स्टडी सब्जेक्ट बन गया। दूसरा, क्योंकि मेरे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के बेस पे पूरा हिस्ट्री सब्जेक्ट मैंने ले लिया। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आगे चल के आपका सारा भविष्य इन्हीं सब्जेक्ट्स पर टिका हुआ है। इसके बाद में आता है एनुअल इनकम। ये चीजें आपका मान लीजिए कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी का या एमबीसी का बेनिफिट उठा रहा है, तो उसको इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इनकम फिल करेंगे। तो कैंडिडेट की जो भी एनुअल इनकम है, फैमिली की पेरेंट एनुअल इनकम लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि कैंडिडेट की खुद की तो है होगी नहीं, बट पेरेंट की जो इनकम है वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। और यदि उसका बेनिफिट ले रहे हैं तो आगे जाकर के उसका जो भी एविडेंस है या जो भी आईटीआर है या जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो रिप्रेजेंट करना होगा एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। इसके बाद में फॉर्म भरने के बाद जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी तो एग्जाम कैंडिडेट को देने जाना होता है। तो उसके लिए 3 एग्जाम डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पूछवाई जाती है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को सेंटर अलॉट किया जाए। तो उसकी प्रेफरेंस रहती है, मान लीजिए पहली प्रेफरेंस अलवर ले ली, दूसरी प्रेफरेंस कैंडिडेट ने जयपुर ले ली है, और तीसरी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट को लेनी थी वो उसने मान लीजिए भरतपुर ले ली है। यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इन दी हुई प्रेफरेंस में ही सेंटर अलॉट होगा। डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। मान लीजिए कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर दिया जा सकता है। ये एक प्रेफरेंस है कैंडिडेट की कि ठीक है पहले अलवर में ट्राई करेंगे, उसके बाद जयपुर में करेंगे, उसके बाद भरतपुर में करेंगे। लेकिन फिर भी यदि जगह नहीं है तो कैंडिडेट को उसके नियर बाई या जहां भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जगह है वहां पर सेंटर अलॉट हो सकता है। इसलिए हमने क्लियर कर रखा है यहाँ पे, द अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर शैल बी अंडर जुडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर पीजीटी 2022। तो ये महज एक प्रेफरेंस है कि कैंडिडेट्स को इस प्रेफरेंस में जो भी मांगता है उसके अकॉर्डिंग सेंटर अलॉट करेंगे, और जनरली उसी प्रेफरेंस में मिल जाता है। लेकिन यदि कैंडिडेट्स
एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो ऐसे में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इन भरी हुई प्रेफरेंस पे ही सेंटर अलॉट होगा। जहाँ भी जगह खाली होगी या जो भी सरकार के आदेश होंगे जिसके भी अकॉर्डिंग वो सेंटर और वहाँ पर अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद में हमने अपनी जनरल डिटेल सारी भर ली है ऊपर। सारी डिटेल भरने के बाद में हमने अपनी कैटेगरी डिटेल सारी भर दी। कैटेगरी डिटेल के बाद में हमने अपना एड्रेस कंप्लीट कर लिया। एड्रेस कंप्लीट करने के बाद हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट था, संकाय तथा विषयों का ब्यौरा, फैकल्टी एंड सब्जेक्ट्स डिटेल, कि टीचिंग सब्जेक्ट कौन से रहेंगे, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हमारे कौन से थे, वो भर दिए। उसके बाद में हमने इनकम के साथ हमारी प्रेफरेंस बता दी। अब लास्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहता है हमारी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन का इम्पोर्टेंट ये है कि यही हमारी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा। पीटीटी एंट्रेंस जो होगा वो हमारी परसेंटेज, हमारी मेरिट डिपेंड करती है सिलेक्शन के लिए, बट हम एग्जाम देने के एलिजिबल भी है या नहीं, या एडमिशन के लायक भी है या नहीं, तो ये सब क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल के अंदर भरना होता है। तो सबसे पहले कैंडिडेट सेकेंडरी की 10वीं की डिटेल और इक्विवेलेंट। मान लीजिए हमने यहाँ पर राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई ले लिया। सीबीएसई मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 2010 में किया था, जो भी उसके मार्क्स थे, ट्वेल्थ, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट और एक बीएपी, कुछ खासकर वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी जो है उससे होता है ये, या किसी कैंडिडेट राजस्थान बोर्ड से ही पास आउट है और उसने कब क्लियर किया इस डिग्री को। इसके बाद में हमारी एलिजिबिलिटी मेन जिस पर डिपेंड करती है वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन अपीयरिंग एंड पास्ड। जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में हैं, एग्जाम 22 का जो एग्जाम दे रहे हैं, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं अभी राजस्थान के जिनके एग्जाम फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, अब उनके एग्जाम होंगे और उसके बाद में उनका रिजल्ट आएगा। तो जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में हैं वो भी ये पीटीटी एंट्रेंस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो यदि कोई कैंडिडेट जस्ट कर रहा है तो यहाँ अपीयरिंग भरेगा, और यदि वो कैंडिडेट पास है, ऑलरेडी पास आउट हो चुका है, तो पास सिलेक्ट करेगा। और यहाँ से दोनों केस में, अपीयरिंग और पास्ट में, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना जरूरी है। कैंडिडेट सावधानी पूर्वक अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करे। कब क्लियर किया ग्रेजुएशन? मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 2016 में क्लियर किया था। अब आप देख सकते हैं हमने कैंडिडेट एसटी लिया है, डाइवर्स या विडो भी ले लिया है, फिजिकल हैंडीकैप्ड भी है। इन तीनों केस में या तीनों में से कोई एक भी यदि होता तो मिनिमम परसेंटेज 45 चाहिए। यदि 45% से एक भी नंबर कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। मान लीजिए ये मैक्सिमम मार्क्स थे और किसी कैंडिडेट के 700 हैं तो या 800 हैं, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या लिखा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है, अभी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास है तो हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कुछ ऑप्शन हो, उसने कर रहा हो, कर लिया हो, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी परसेंटेज कम थी। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन सिस्टम कह रहा है कि चूज योर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेटस, नॉट एप्लीकेबल, अपीयरिंग और पास्ड। मान लीजिए हम इसको कह देते हैं नॉट एप्लीकेबल है।
तब हम इसको सेव करने की कोशिश करते हैं तो कैंडिडेट क्या एरर मैसेज आ रहा है, चेक योर परसेंटेज लेस देन मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज 45। देख सकते हैं एक भी नंबर यदि कम रहता है, 44.44 था, हम इसको थोड़ा बढ़ा दें, मान लीजिए ये एग्जैक्ट 45 हो गया, हमने एक नंबर कम रख लिया, 44.94 है। अब भी आप देखेंगे तो एक भी नंबर कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। हमने यहाँ पर एग्जैक्ट किसी के 45% हो जाते हैं तो ठीक है, आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे सत्यापन पर आ जाता है इस ऑप्शन पे, तो याद रखिएगा एक भी नंबर कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए बेहतर है कि अपनी एलिजिबिलिटी पहले चेक कर लें। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट के यहाँ पर 809 थे और वो कहता है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, हमने यहाँ से एमए ले लिया और यहाँ से हमने लिख दिया मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कर दिया। और कब क्लियर किया, मान लीजिए किसी ने 2019 में किया है और यहाँ पर उसके 900 मैक्सिमम से या एग्जैक्ट उसके 45% से ज्यादा हो रहे हैं या 45 जैसे मान लीजिए 410 पर 400 पर इसके 44% होते हैं तो भी इसने रोक दिया, क्योंकि ना तो हम ग्रेजुएशन के बेस पे एलिजिबल हुए, ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे एलिजिबल हो रहे हैं। तो ग्रेजुएशन से हमने इसलिए सिस्टम ने आगे बढ़ा दिया कि हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर किया हो, लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही तो सिस्टम ने उसको रोक दिया। यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं एग्जैक्ट एक नंबर कम है तो उसने रोक दिया। अब यहाँ पर 405 यानी एग्जैक्ट 45% हो गए तो सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। मिनिमम रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए मिनिमम 45% तो चाहिए ही सही, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम जरूरी है। उसके अभाव में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं और कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देख करके यदि आप फॉर्म भर लेते हैं तो आपका फॉर्म किसी भी लेवल पे या आपका एडमिशन किसी भी लेवल पे कैंसिल हो सकता है। क्योंकि जब आपका एडमिशन होता है किसी कॉलेज में तो वो कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा होता है, और जब आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो उस वक्त आपका इनरोलमेंट फॉर्म चेक किया जाता है। इनरोलमेंट फॉर्म में आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त, क्योंकि किसी न किसी लेवल पे तो ये चीज पकड़ में आ ही जाएगी, तो आपका एडमिशन किसी भी लेवल पे कैंसिल हो सकता है यदि गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आप एडमिशन लेते हैं। पीटीटी कार्यालय केवल फॉर्म भरवाने के लिए और आपका एडमिशन का प्रोसेस कर रहा है। आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने का पूरा काम आपका जो भी अलॉटेड कॉलेज होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, सारे डॉक्यूमेंट वो चेक करेगा, और वहां से भी यदि कोई गलत या किसी भी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन पकड़ में आने से रह जाती है तो आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे वो चीज पकड़ में आ जाएगी और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन भरें सावधानी पूर्वक भरें, सही सही भरें, किसी भी टाइप की कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना फिल करें। और इसके बाद में हम देखते हैं कि मैं सत्यापन करता हूं ऑब्लिक करती हूं कि उक्त आवेदन पत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र अथवा पत्रों सहित, क्योंकि हमने रिजर्वेशन कैटेगरी की बात भी कर रहे हैं, अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं
इसमें मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाया है। इसको टिक करना ही होगा, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा यदि आगे बढ़ना है तो। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर पूरा एप्लीकेशन आप ऊपर से नीचे देख लीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन छूट गई हो या टाइपिंग रह गई हो, गलत हो गया हो, तो आप एक बार पूरा फॉर्म देख लें ताकि किसी भी टाइप की कोई त्रुटि की संभावना ना रहे। और फिर आप यहाँ से सेव एंड प्रोसीड करते हैं। सिस्टम फिर कह रहा है प्लीज वेरीफाई ऑल इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय यू। वेरीफाई करने के लिए फिर कह रहा है एक बार वापस से पूरा फॉर्म आप देख लीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। और फिर जैसे आप वेरीफाई करते हैं आपके पास एक पेमेंट स्लिप जनरेट होकर आ जाती है, पेमेंट इनवॉइस जनरेट होकर आ जाती है, जिसके ऊपर आपके कुछ बेसिक डिटेल जैसे कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी थी, हमने क्योंकि फीमेल एसटी लिया था, सब कैटेगरी में हमने डाइवोर्स सेलेक्ट किया था, और फिजिकल हैंडीकैप ने डेफ लिया था, और इसके अलावा ट्राइबल का टाडा लिया था। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ दिखा दी है। साथ में आपके जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट थे और टीचिंग सब्जेक्ट हैं। ये एक पेमेंट इनवॉइस है, ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। फीस जमा करने के बाद ही आपका फॉर्म प्रिंट हो सकता है। ये जनरल डिटेल वाली इनवॉइस है, इसको एक बार देख लीजिए। यदि इसमें सारी इंफॉर्मेशन सही हो तो आप मेक पेमेंट ऊपर एक बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके पेमेंट जमा कराएंगे। अदरवाइज यदि आपको कुछ भी डाउट लगता है तो गलत प्रोसीड करने से तो बेहतर है आप दोबारा फॉर्म भर लें, वैल्यू सही सही भर लें, ताकि किसी भी लेवल पे आपका एडमिशन जो है कैंसिल ना हो। और याद रखिएगा, एक बार फीस जमा होने के बाद फीस किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जाएगी। परीक्षा शुल्क जो भी है वापस नहीं लौटाई जाएगी। यह पेमेंट इनवॉइस आवेदन पत्र नहीं है, ये आपके द्वारा भरी गई सूचनाओं की जांच हेतु है। परीक्षा शुल्क भुगतान के पश्चात ही आवेदन पत्र प्रिंट ले सकेंगे तथा आवेदन पत्र ही मान्य होगा। और इसका भी आप प्रिंट करके रखें, क्योंकि यहाँ हमने इसलिए प्रिंट का बटन दिया है क्योंकि आपके पेमेंट करते टाइम किसी भी लेवल पे कोई ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है। तो हमने जैसे पहले ही बताया था, होम पेज पे चेक चालान पेमेंट स्टेटस का एक लिंक दे रखा है। वो लिंक आप तभी चेक कर पाएंगे जब आपके पास कोई चालान नंबर होगा। तो ये आपका चालान नंबर है, यही आपका चालान नंबर है, यही आपका एप्लीकेशन नंबर है, फॉर्म नंबर है। भविष्य में सारी आपकी एक्टिविटी इसी नंबर से मैनेज होनी है। आपका जब भी फॉर्म प्रिंट होगा इसी से होगा, एडमिट कार्ड कल को जनरेट होंगे वो भी इसी से ही प्रिंट होने हैं। इसलिए इस फॉर्म नंबर को संभाल कर रखें। पेमेंट करने के बाद में पूरा फॉर्म प्रिंट होगा, जिसके ऊपर आपका फॉर्म नंबर भी प्रिंट होकर आ जाएगा, पेमेंट की डिटेल भी सारी आ जाएगी, और जो भी आपने डिटेल भरी है वो सारी फॉर्म फॉर्मेट में आपके पास प्रिंट हो जाएगी। जो आपको संभाल के रखना है फॉर्म, जब आपका एडमिशन यदि होता है तो वहां पर आपको फॉर्म भी मांगा जाता है, तो आप वो फॉर्म दिखाना जरूरी होता है। फीस जमा करवाने के लिए मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करें। फीस जमा किए बिना आप आवेदन पत्र प्रिंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए। और यदि आप कियोस्क से जाकर के ई मित्रा से करते हैं तो ई मित्रा वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने ई मित्रा वॉलेट से ही उसका पेमेंट कर देते हैं। प्रोसेस सबके लिए सेम है, कैंडिडेट खुद करे या ई मित्रा से जाकर के करवाए, सबके लिए फॉर्म फिलिंग प्रोसेस सेम है। पेमेंट करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ई मित्रा कियोस्क वाला खुद के वॉलेट से कट जाएगा, और कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से उसका पेमेंट करेगा। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म प्रिंट करने के बाद आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। यह सारा प्रोसेस रहेगा 2 ईयर डिग्री कोर्स बीएड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो इस तरीके से आप पूरा फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने से पहले जो जरूरी चीजें हैं उसमें गाइडलाइन को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि मेन एलिजिबिलिटी गाइडलाइन से ही आपको पता चलेगी आपकी अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो भी आपको बेनिफिट्स हैं, कितने परसेंट का या सीट्स रिजर्वेशन कितने परसेंट है, वो सब आपको डिटेल गाइडलाइन से मिलेगी।
इसलिए पहले आप गाइडलाइन ध्यानपूर्वक भरें, फिर उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें। और कोई भी किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को सावधानी पूर्वक देख लें, क्योंकि सारा प्रोसेस सेम इसी तरीके से होगा। ये सारा प्रोसेस अभी हमने 2 ईयर डिग्री कोर्स के लिए बताया है, अगले वीडियो में हम 4 ईयर डिग्री कोर्स के लिए बताएंगे। तब तक आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।